राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर तक अपने देश लौटने की घोषणा की है। संसद के मॉनसून सत्र में सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में खरगे और नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक आगे की चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अहम आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों से सरकार को युवा, गतिशील और भविष्य की सोच वाली बनाने का आग्रह किया। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 20 जुलाई को नेट विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन सहित सभी दंगा रोधी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी की किसानों की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े नेटवर्क ने विगत 7 वर्षों में करीब 43,000 करोड़ की अवैध कमाई की, ईडी ने यह दावा किया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2024 के कानून को और अधिक सशक्त बनाना है। चर्चा के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर गंभीर चर्चा और सुझाव देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है, उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है,
तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा अजगैबीनाथ धाम से श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीता काटकर और विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला केवल बिहारी ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की आस्था का महापर्व है। उन्होंने घोषणा की कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा क्षेत्र को हरिद्वार की तर्ज पर आधुनिक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आज श्रावणी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा अजगैबीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे, और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साहब। और इसलिए मैं
तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बम जाने वाले लोग ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। आज सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है, बाबा गरीबनाथ में शुरुआत होंगे, कई जगह गया के इलाके में जाएंगे, वहां शुरुआत हो रहे हैं। तो कई जगह है जहां बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं, कई चीजें जो इस इलाके के और समृद्धि के लिए चिंता आपने किया है, वो जरूर जो आपने लिखित तौर पर हम लोगों को दिया है उसको जरूर आगे करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया कि प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ 2026 सीजन में बुआई का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसमें अब तक लगभग 107 लाख हेक्टेयर यानी करीब 95% बुआई पूरी हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्धारित लक्ष्य जल्द हासिल कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार किसानों को समय पर बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। खरीफ 2026 के आच्छादन का समय पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में खरीफ, रबी और उसके बाद जायद की फसल होती है। इस समय आज मैं आपके बीच में खरीफ की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि हम लोगों ने इस साल आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा था और लगभग 107 लाख हेक्टेयर में हमारी पूर्ति हो रही है, जो 95% के करीब है। गत वर्ष 103 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 100 लाख के करीब हम पहुंच पाए थे। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों को समय से बीज, खाद और पानी मुहैया करने का संकल्प लेकर के काम किया। हम अवगत हैं कि यह साल सुपर एल नीनो का साल भी है और आशंका ये रही है कि उत्तर प्रदेश में औसतन बारिश गत वर्षों की तुलना में औसत जो वर्षा होती है उससे 15% करीब नीचे रहेगी। और इसलिए कृषि विभाग शुरू से ही जागरूक होकर के बीज उपलब्धता और फर्टिलाइजर की और सिंचाई विभाग ने पानी उपलब्ध करा करके किसानों को इस कठिनाइयों के बावजूद भी
जो लक्ष्य था उसके करीब उसको हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और इस समय जो हमारी बीजों की उपलब्धता रही है 50% अनुदान पर हम लोगों ने इस साल खरीफ सीजन में 1,73,641 कुंटल बीज का विभिन्न क्रॉप का हमने उसमें वितरण किया, जिसमें इस वर्ष दलहन और मूंगफली, सोयाबीन और तिल की खेती को भी विस्तार दिया गया है। और इस दृष्टि से जो निःशुल्क मिनी किट भी हम लोगों ने, जहां 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराए, वहीं पर निःशुल्क बीज मिनी किट भी उपलब्ध कराया। दलहन का 9,893 कुंटल निःशुल्क मिनी किट 2,02,522 किसानों के बीच में वितरित की गई। इसी प्रकार तिलहन की 2,926 कुंटल बीज 93,632 किसानों के बीच वितरित हुई। और श्री अन्न, ज्वार, बाजरा और सांवा का 5,671 कुंटल बीज 3,16,969 किसानों को, कुल 6,13,123 किसानों को 16,449 कुंटल मुफ्त बीज वितरित किया गया। 1,23,379 कुंटल बीज अनुदान पर उपलब्ध कराई गई। हमने जो अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वर्षा की स्थिति है, वह औसत वर्षा जून से और 26 जुलाई के बीच में 333.5 मिलीलीटर होती रही है। इस साल वो आज 28 जुलाई तक 250 मिलीमीटर है, जो लगभग 70% जो बारिश होना चाहिए 70% के करीब हम हैं। गत वर्ष इसी जुलाई की अवधि में 307.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, यानी 92.3% हो गई थी। अब इस साल की जो बारिश हुई है 28 जुलाई तक 75.75% हुई है, यानी औसत वर्षा से 25% बारिश कम होने के बाद भी किसानों ने इसमें मेहनत करी और हमारे विभाग ने और कृषि विज्ञान केंद्रों ने जो परिश्रम किया, उसके परिणाम स्वरूप हमने अपने आच्छादन को पूरा करा लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नवचयनित कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3,056 ग्रुप डी अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, परीक्षा परिणाम आप लोग देख रहे हैं। जब इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई और ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा, अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसकी करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार की प्रक्रिया को
गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, बिल लेकर के आया गया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथियों उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। साथियों प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारे मेहनती विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका पर किसी माफिया का पंजा हमें स्वीकार नहीं होगा, ना किया जाएगा। साथियों इस प्रकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। साथियों आप भी चाहे अपनी ड्यूटी को केवल 8 घंटे की नौकरी मान सकते हो और चाहे उसको प्रदेश का भविष्य तय करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा को तीसरे श्रमिक की तरह आप बड़े उद्देश्य के साथ उसको जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको ग्रुप डी कर्मचारी नहीं बल्कि आप ग्रुप डी के कर्मचारी नहीं बल्कि आप गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम है। साथियों ग्रुप डी नहीं, आप गुड गवर्नेंस की साथियों डिलीवरी टीम है। मैं ये मानता हूं, जनता सबसे पहले साथियों आपसे मिलती है, आपके व्यवहार से सरकार का चेहरा वो पहचानती है। यदि आप मुस्कुरा करके किसी नागरिक की मदद करते हैं तो सरकार के प्रति उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। साथियों याद रखिए, राम सेतु की भी एक शिला हट जाती तो सेतु कमजोर पड़ जाता। साथियों उसी प्रकार शासन व्यवस्था में भी कोई कर्मचारी छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका होती है। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। साथियों हर व्यक्ति इस शासन व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की साथियों हर कर्मचारी की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। हर योगदान साथियों राष्ट्र की नींव का एक मजबूत आधार भी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन विषयक राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बाघ संरक्षण पर आधारित चित्रों और पोस्ट कार्ड का विमोचन किया तथा वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान सहायक कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने का सामूहिक संकल्प है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और
संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो इस क्षेत्र में भी एक हमको जो है पूरे देश को, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे जो है उस पर प्रतिबंध लगे, कैसे उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, उस दिशा में ये भी हमारे लिए एक आदर्श बनना चाहिए। आदर्श तभी बनेगा जब हम सब मिलकर एक साथ, एकमेव होकर एक साथ कदम ताल करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार और वाहन निर्माता कंपनियों पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उन्होंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों से पूछा था कि क्या वर्ष 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहन E20 ईंधन पर सुरक्षित रूप से चल सकते हैं, और यदि इससे वाहन को नुकसान होता है या माइलेज घटता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। केजरीवाल ने दावा किया कि किसी भी कंपनी ने लिखित जवाब नहीं दिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से वाहन मालिकों की चिंताओं का समाधान किए बिना इस नीति को लागू न करने की मांग की। अभी कुछ दिन पहले मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। ये 29 वो कंपनियां हैं जो हमारे देश में मोटरसाइकिल बनाती हैं, स्कूटर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 2 व्हीलर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, SUV बनाती हैं। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे। अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे। ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। बोले जी सच्चाई, टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल टैंक सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। ये सच्चाई है। तो बोले जी हम ये लिख के नहीं दे सकते। हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 करेंगे शनिवार को। पुलिस के जरिए वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाउन हॉल नहीं होना चाहिए। पहले पुलिस पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के पास, बोले इनको परमिशन मत दो, इनको अप्रूवल मत दो। बोले जी हमने तो दे दी, पैसे भी जमा हो गए, रसीद भी कट गई, बुकिंग भी हो गई। बोले बुकिंग कैंसिल कर दो। बोले जी कर नहीं सकते। और पुलिस कहती है परमिशन लो। आज तक इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं होती थी इस देश के अंदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने प्रोग्राम किए, आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली। अब कह रहे हैं परमिशन लो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बता दो किस किस चीज की परमिशन लेनी है। खाने की भी परमिशन लेनी है, पीने की भी परमिशन लेनी है, नहाने की भी परमिशन लेनी है, सोने की भी परमिशन, किस किस चीज की परमिशन लेनी है। आज तक कभी इंडोर एक्टिविटी की परमिशन, फिर अब किस चीज की परमिशन। E20 तो प्रधानमंत्री जी आपको वापस लेना पड़ेगा। टाउन हॉल होगा, बिल्कुल होगा, सब लोग आइए। खूब जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। हजारों लोग तो ऑनलाइन जुड़ेंगे और कई लोग जो हैं वो फिजिकली आएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
ही हम